सहरा प्रणाम। स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत कुमार। एक के बाद एक कई जर्जर इमारतें गिरती है, बावजूद इसके प्रशासनिक स्तर पर इसकी सुध नहीं ली जाती और एक के बाद एक कई हादसे सामने आते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ कवायद ऐसी भी होती है, तब यह लगता है जैसे अब ये सोई हुई व्यवस्था जाग उठी हो। लेकिन ठाणे में हुई एक बड़े घटना के बाद में अब क्या वाकई ये सरकार जागी है या आखिर कब तक इस तरह के होते रहेंगे हादसे? आज हम बात करेंगे इसी मसले पर। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये हादसे होते रहेंगे कब तक? इंसान के लिए आशियाना सबसे बड़ी जरूरत होती है। लोग बड़ी मेहनत से आशियाना बनाते हैं, लेकिन अगर उनके आशियाने को खाली करवा दिया जाए तब क्या होगा? मुंब्रा के लकी कंपाउंड में जमींदोज हुई इमारत के बाद मुंबई में ऐसी कई इमारतें हैं जो अवैध रूप से बनाई गई हैं और अवैध होने की पोल भी अब लगातार खुल रही है। ऐसे में सरकार भी कार्रवाई के मूड में दिखाई देने लगी है। मुंबई में कुल मिलाकर इस वक्त 317 जर्जर इमारतें हैं, जिस पर बीएमसी और सरकार की अब नजर है। आज हम चर्चा करेंगे इसी मसले पर कि आखिर कितनी खतरनाक हैं ये इमारतें। दिखने में भले ही गैर जरूरी और रद्दी दिखता हो, लेकिन सड़क पर बिखरे सामान कल तक खासी अहमियत रखते होंगे। इन्हें संजोने के लिए घर के मालिक को तिनका जोड़ना पड़ा होगा, तब जाकर एक काम चलाऊ गृहस्थी आबाद हुई होगी। नए नवेले घर में सामान करीने से रखा ही जा रहा था कि सरकार के एक फरमान ने लोगों की जिंदगी में भूचाल ला दिया। हम सोना गिरवी रखे, हम 82 पैसे उठाए, हम पे कर्जा 10 लाख का हो गया है। मेरा कर्जा भरो फिर तुम तोड़ो, इसके पहले हम तोड़ने की इजाजत नहीं देना, हमको इसमें दांत डालो। मुंब्रा के लकी कंपाउंड में अवैध रूप से आबाद 7 मंजिला इमारत जमींदोज हुई और कई घरों के चिराग बुझ गए। 74 मौतों से पूरा देश दहल उठा। कई रसूखदार चेहरे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिए गए। इसके बाद ठाणे मनपा सर के बल खड़ी हो गई और आनन फानन में अवैध इमारतों को जमींदोज करने की मुहिम छेड़ दी। अभी हम लोग लिए खुद करूँ, हम लोग कहाँ रोड में जाऊँ बताइए? इतना पहले तो कितना पानी बाल बच्चे कहाँ भीख मांगू कटोरा लेके रोड पे कटोरा लेके भीख मांगू। छोटे बच्चे अचानक आके खाली करवा रहे हैं। प्रजा की जान बचाने के लिए सरकार घर खाली करवा रही है, लेकिन उनका क्या जिन्होंने पाई पाई जोड़कर सपनों का आशियाना बसाया। कई लोगों ने अपनी बीवी के गहने गिरवी रखे तो कई कर्ज के मकर जाले में खुशी खुशी उलझ गए। तो पोजीशन हुआ है, मैंने कैसा ब्याज से पैसा उठाया, सोना चांदी गिरवी रखकर मैंने पैसा उठाया। मेरी औरत का जेवर मेरा गिरवी पड़ा हुआ है, मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखकर मैंने किया। मैंने किया मैं कैसा पैसा 1-1 रुपया जुटा कर अभी चॉकलेट बिस्किट की दुकान डाला। अब मैं क्या करूँ बोलो? बच्चे का फीस इसमें 1-1 रुपये में निकाल रहा हूँ, तुम बताओ मैं क्या करूँ? दुनियादारी से अनजान बच्चे हंसते हंसते घर का सामान इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन सयानी होती बिटिया के चेहरे पर अपने परिजनों की परेशानी के अक्स दिखाई दे रहे हैं। सस्ता घर लोगों की जरूरत है, जिसे पूरा करने के लिए भ्रष्ट बिल्डर लॉबी और नौकरशाहों का पूरा तंत्र सक्रिय है। मुश्किल ये है कि व्यवस्था के इस खेल में भुगतना आम आदमी को ही पड़ता है। या तो सड़क पर जिंदगी बसर करे या फिर रहने लायक आशियाने का जुगाड़ करे। लेकिन लोकतंत्र के नाम पर खेला जाने वाला ये कैसा तंत्र है जिससे आम आदमी छिटकता जा रहा है? ठाणे से विनोद राय, सहारा समय, महाराष्ट्र, गुजरात। आखिर कब तक होते रहेंगे ये हादसे? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यह हादसा पहली बार नहीं हुआ है। और आखिर क्या करते हैं वो जिम्मेदार लोग जो लगातार इस पर विचार मंथन की बात करते हैं? ये एक अहम मसला भी है और इस पर बातचीत के लिए 2 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर रहे हैं बीएमसी के खैरनार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विवेक पंडित जी जो विधायक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले पंडित जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये हादसा सामने आया है, लगता है कि अब आनन फानन में कोई कवायद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये हादसा पहली बार नहीं हुआ है, लगातार इस तरह के हादसे हुए हैं। क्या इस बार कुछ सरकार ऐसे कदम उठाएगी, ऐसा आपको महसूस होता है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर लगाम लगे? खैरनार जी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। खैरनार जी, जिस तरह का यह हादसा हुआ है, यह भी देखा गया है कि कई जर्जर इमारतों को बाकायदा घोषित भी कर दिया जाता है, लेकिन लोग घर छोड़ने के लिए खाली नहीं। क्या भ्रष्ट व्यवस्था का डर उन्हें सताता है कि फिर न जाने उन्हें यह वापस मकान मिलेगा भी या नहीं? आखिर कौन सी बड़ी वजह है? मकान का कानून भी हो सकता है और बेकानून भी हो सकता है जी, लेकिन हाँ, और इसमें जो हमारी यंत्रणा है, सरकारी यंत्रणा, महापालिका यंत्रणा, वो इतनी भ्रष्ट हो चुकी है जी कि उससे अभी कोई अपेक्षा नहीं की जाती। अगर आपको घर बनाना है तो उसके लिए मंजूरी देने के लिए भी पैसा लिया जाता है। अगर मंजूरी के बिना बनाई जाती है तो और भी ज्यादा पैसा मिलता है। और ये जो पैसा जमा होता है वो पैसा कहाँ जाता है? पॉलिटिकल पार्टीज को जाता है। सभी पक्ष के लोग पैसा लेते हैं। हमारे राजनेता है, उनको पूछे बिना कोई बांधकाम नहीं करता है। बाद में फिर म्युनिसिपल मशीनरी के जो लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, कर्मचारी है, सभी को ये पैसा मिलता है। और फिर आर्किटेक्ट है, बिल्डर है, वगैरह वगैरह, वो तो है ही। तो इसे ब्लैक मनी भी बहुत जनरेट होता है और पूरी व्यवस्था वो हमें भ्रष्ट कर रही है, क्योंकि ये व्यवस्था में बहुत ज्यादा संख्या में लोग हैं। जब ये चरण सीमा पर भ्रष्टाचार बढ़ जाता है तो नीतिमत्ता या कोई समझदारी या जो एक नैतिकता वगैरह जो होनी चाहिए वो नहीं बचती है जी। अधिकारी के लोगों में कोई जगह ही नहीं होती है, वो खाली पैसा कमाना ही जानते हैं। क्या ये एक बड़ी वजह है? जिस तरह से खैरनार जी आप कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो बेहद भ्रष्ट हो जाते हैं, नैतिकता नाम की कोई जगह उनके दिलो दिमाग में नहीं रहती और इसीलिए इस तरह के हादसे होते हैं। विवेक पंडित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक जी, आप विधायक हैं, लगातार आरोप लगते हैं कि भ्रष्ट व्यवस्था में बड़ी भूमिका नेताओं की होती है, लेकिन नेता कई दफा लाल फीताशाही को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। असल वजह आपको क्या लगती है इस तरह के हादसों की? मुझे ये लग रहा है कि इसमें कोई एक जिम्मेदार है ऐसा कहना बिल्कुल गलत है जी। यदि नेता ऐसे कहते हैं कि सिर्फ प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, तो मैं ऐसे पूछना चाहूँगा कि फिर नेता क्या कर रहे हैं? क्योंकि शासन और प्रशासन ये एक ही अपने रथ के दो हिस्से हैं जी। तो प्रशासन के ऊपर जो कंट्रोल चाहिए, अंकुश चाहिए, वो वहाँ के सत्ताधीश जो शासन व्यवस्था करने वाले हैं जी, उनका चाहिए। और ये दोनों की साठगांठ है। ये बात हर बार सामने आई है। अभी जो मुंब्रा में हुआ जी, उसमें ये पहली बार हुआ है ऐसा नहीं जी। ये बार बार सामने आया है। जैसे मैं ये बताऊं कि आजकल की राजनीति जो है वो इसके आगे पीछे ही चल रही है, क्योंकि राजनीति में चुन के आने के लिए जिस तरह के पैसे की जरूरत है उसमें ये कंस्ट्रक्शन से आने वाला पैसा, पहले तो जमीन की रक्षा के लिए जमीन की दलाली के द्वारा जमीन की रक्षा के द्वारा आने वाला पैसा जी, फिर सप्लाई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई से आने वाला पैसा, फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से आने वाला पैसा जी, और जो परमिशंस लगती है उस प्रशासन भी इसमें करप्शन में शामिल है और नेता भी शामिल है जी। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं लेकिन उसमें मैं नहीं जाना चाहता जी। उसमें एनए लैंड करने के लिए जो एनओसी लेनी पड़ती है उसके लिए पैसा है, बाद में प्लान अप्रूवल के लिए है, बिल्कुल ओसी के लिए है, सीसी के लिए है। हाँ। और ऐसे मैंने कई उदाहरण देखे कि ट्रस्ट के लिए, जैसे अंतुले जी के समय पर जी कुछ काम के लिए प्रतिभा प्रतिष्ठान को पैसे दिए गए, वैसे कई प्रतिष्ठान हमारे नेताओं ने खड़े किए हैं जी। और जिसको पैसा देकर ये सारा मामला
वहां से शुरू होता है। तो ये दोनों की साठगांठ है जो सत्ता में दोनों की साठगांठ आप मानते हैं, आप इसे सरकार को भी दोषी मानते हैं, प्रशासनिक स्तर पर हो रही कार्रवाई को भी दोषी मानते हैं, लेकिन अब सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, दोषियों को बख्शा भी नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई अब तक की हुई है, क्या उससे आप आश्वस्त हैं? और इसके अलावा कौन से ऐसे कदम हैं जो उठाए जाने चाहिए एहतियात के तौर पर? इस पर भी आपका जवाब चाहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना है। आप दोनों खास मेहमान बने रहें हमारे साथ। आखिर कब तक होते रहेंगे ये हादसे? जवाब देंगे कुछ ऐसे लोग जो इसके जानकार भी हैं। हफ्ते भर की बदबूदार चीजें एक घर में रखी, पर क्या एम्बीप्योर बदबू को निकाल पाएगा? एक लंबी सांस लीजिए। लारी फ्रूटी स्मेल है। अब पट्टी हटाइए। What? Definitely didn't smell any of these things. एम्बीप्योर बदबू के साथ मिक्स नहीं होता, बल्कि उसे हटाता है। This is amazingly effective. बदबू मिटाए, खुशियाँ लाए। P&G। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। पूरी दुनिया में जिसका नाम रोशन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। सूर्य देवता वे स्वयं आते हैं यहाँ रोज सुबह। ये है पाटन की रानी उदयमती की वाह। कुआं गहरा होता है ये तो सुना था, ऊंचा होता है ये आज पहली बार देख रहा हूं। देखिए वडनगर का ये कीर्ति तोरण, जिसने बहुत कुछ देखा। ये पत्थर नहीं इतिहास के पन्ने हैं, सुनिए इनका संगीत। यहां खुशबू है हुनरमंद हाथ की, बीती हुई बात की। यहां खुशबू है गुजरात की। कुछ पल तो बिताइए इतिहास में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। आखिर कब तक होते रहेंगे ऐसे हादसे और कब तक आखिरकार मासूमों की जान जाती रहेगी? दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विधायक विवेक पंडित जी हमारे साथ हैं और खैरनार साहब भी हैं। खैरनार साहब, आप भी लगातार चर्चा में रहे जब आपकी ओर से कोई कार्रवाई भी हो रही थी। आखिर क्या मूल वजह मानते हैं इस तरह के लगातार हादसों की वजह से? और ये हादसे तब से हो रहे हैं जब से आप भी इस पूरी व्यवस्था का हिस्सा रहे होंगे। एक तो ईमानदार अधिकारी को काम नहीं करने दिया जाता है जी। ईमानदार अधिकारी नहीं, शासन प्रशासन में जो भी इने गुने लोग हैं जो कोई ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था इतनी अमानवीय हो गई है कि ऐसे लोगों को टिकने नहीं देती है। उनको उत्तेजन देना तो दूर, उनको आगे करना तो दूर, लेकिन उनको खींचने की कोशिश करती है। तबादला होता है, निलंबन होता है, उनको मारने की कोशिश भी होती है, हर प्रकार उसकी प्रताड़ना होती है जी। और जो पैसा बहुत कमाता है, फिर राजनेता हो, पक्ष हो या अधिकारी कर्मचारी हो, जो ज्यादा पैसा कमाता है, भ्रष्टाचार करता है, उनको बहुत अच्छी संरक्षण मिलती है, ऊपर तक उनको प्रोटेक्टेड रहता है जी। ये कौन करता है? किसे आप जिम्मेदार मानते हैं खैरनार साहब कि आखिर कौन ये संरक्षण देता है ऐसे गलत लोगों को? पूरी व्यवस्था ऐसी बन गई है, केवल सरकारी व्यवस्था ही नहीं, हमारे ऐसे कुछ चंद एडवोकेट होंगे, आर्किटेक्ट होंगे, बिल्डर है, शासन प्रशासन के अधिकारी है, राजनेता है, ऐसे बहुत सारी ये समाज का बहुत बड़ा हिस्सा इस काम में लगा हुआ है, भ्रष्टाचार कमाने में और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए लगा हुआ है जी। यानी एक बड़ा सिस्टम है जिसे आप जिम्मेदार मानते हैं कि पूरी गड़बड़ियां दरअसल वहां हैं। विवेक जी, जिस तरह से कार्रवाई की गई है, सरकार ये कह रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई आगे बहुत सख्त की जाएगी। जिस तरह के कदम अभी उठाए गए, आश्वस्त हैं आप उससे? ये कहूंगा कि ये कोई पहला हादसा नहीं है जी। इसके पहले ऐसे बहुत सारे हादसे हो चुके हैं और जब भी हादसा होता है तब सरकार यही कहती है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन कुछ चंद दिनों के बाद ही इस हादसे को हम भूल जाते हैं। और जैसे खैरनार जी ने बताया
वो जो व्यवस्था है वो व्यवस्था फिर से एक्टिव हो जाती है। मैं ये मानता हूँ क्योंकि हम कानून बनाने में कोई कम नहीं है, हर एक तरह का कानून हम तुरंत बना देते हैं जी। सवाल यह है कि जो कानून हमने बनाया, जैसे MRTP एक्ट है, तो MRTP एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है क्या, क्यों नहीं हो रहा है? वो करने के लिए जो जिम्मेदार है उसके लिए हम क्या उसको अकाउंटेबल, उसको उत्तरदायी मानते हैं। जैसे हमने, मैं आपको बताऊं कि 13 मार्च 2012 को हमने एक संशोधन किया प्रांतिक अधिनियम 1949 में जी, और जिसमें ये कहा गया है कि जो डेसिग्नेटेड ऑफिसर है वो डेसिग्नेटेड ऑफिसर की ये जिम्मेदारी रहेगी कि वहां पे यदि इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को वो रोके, प्रिवेंट करे, और यदि वो प्रिवेंट करने में असफल रहता है तो उसके ऊपर एक्शन ली जाए, उसके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर हो, गुना रजिस्टर हो। एक भी ऑफिसर के खिलाफ, लेकिन विवेक जी, सबसे दिक्कत की बात यह है कि इससे पहले भी ये प्रावधान है कि आखिर जिनके अधिकार क्षेत्र में ये काम हो रहा हो, दोषी उसे भी माना जाएगा और उसके लिए वे सजा के पात्र होंगे, बावजूद उसके इस तरह की घटनाएं हो रही है। लेकिन इसी से जुड़े अगर और प्रकरण की बात करें तो कई ऐसी इमारतें हैं जिन्हें जर्जर घोषित भी कर दिया जाता है, बावजूद उसके लोग अपने आशियाने को छोड़ने के लिए यहां तैयार नहीं होते हैं। आखिर एक बड़ी जरूरत और मजबूरी भी उनकी मानी जाती है, और ऐसे कई हादसे इसके बाद भी होते हैं। ऐसी जर्जर इमारतें लगातार धराशायी होती है, और एक इंसान जिसकी पूरी उम्र बीत जाती है अपना एक आशियाना बनाने के लिए, वो आखिरकार क्यों जान हथेली पर लेकर के भी ऐसी जर्जर इमारतों में रहने के लिए मजबूर होता है, उस पर भी डाल लेते हैं एक नजर। कौन लेगा जायजा? कैसे बचेगी बेगुनाहों की जान? बीएमसी क्यों नहीं करती कार्रवाई? सरकार क्यों है चुप? क्यों कर रहे हैं लोग एक और हादसे का इंतजार? मुंबई में अब भी हैं 317 जर्जर इमारतें। मुंबई में जर्जर इमारतों की संख्या काफी बढ़ गई है। हर साल तेज बारिश में शहर की पुरानी और जर्जर इमारतों पर खतरा मंडराता रहता है। बीएमसी मुंबई की 317 इमारतों को जर्जर घोषित कर चुकी है, लेकिन हर साल अलर्ट जारी करने के बाद भी कोई अपना घर खाली नहीं करता। मुंबई में कुल 317 जर्जर